गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आने वाली है आपके पास, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ बेहतर और क्लियर होगा भाई। एक बार सभी लोग यस का कमेंट कर दे कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद सलीम, आसिफ अंसारी, मीनाक्षी बघेल, गुड मॉर्निंग, कृष्ण कुमार, राधे राधे भाई, ब्रेंद्र। चलिए भाई, बिल्कुल कोशिश करेंगे, सब कुछ बेहतर और क्लियर होगा। देखिए, आज की क्लास में मैं स्टैटिक्स लेकर आया हूं आप लोगों के पास, और स्पेशली हर एक एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से बीपीएससी का टीआरई 1 का पेपर हुआ, उस टीआरई 1 के पेपर के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो स्टैटिक्स से पूछे गए थे, लेकिन टीआरई 2 के अंदर उनकी संख्या कुछ कम हो गई थी। अगर हम 11th और क्लास 12th की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के सेगमेंट के 80 क्वेश्चंस की बात करें, लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि अब की बार संख्या और कम हो जाएगी या नहीं। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक क्लास बना दें, और अगर एग्जाम में ऑन एन एवरेज में मान के चलूं 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास, तो लगभग इन 5 सवालों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सब भूलते जा रहे हैं भाई कृष्ण, ऐसा नहीं होगा भाई। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन आज की इस क्लास के अंदर देखो, मैं आपको 2 चीज़ें कराने वाला हूँ। एक तो ये कराने वाला हूं कि किस तरह से हम स्टैटिक्स के क्वेश्चंस करें। चलिए मेरे दोस्त, तो शुरुआत करते हैं क्लास की, और वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर सॉल्व। लेकिन देखिए, पहले क्या है हमारे पास कि हमें हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को पहले रियलाइज़ कर ले कि एग्ज़ाम में हमसे क्या क्या पूछा जाता है। देखो, जो सवाल हमसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, उसमें अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप देखेंगे कि सर हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर एक टर्म आती है जिसे रेंज कहा जाता है। अगर आप स्टैटिक्स सॉल्व कर रहे हैं भाई मेरे साथ, तो पूरी क्लास करिएगा ध्यान से, और मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास में आपको इतने क्वेश्चंस करा दूं कि फिर आपको यहां पर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और लगभग जो 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे सॉल्व हो जाएं। जैसे कि एक वर्ड रहता है जिसे रेंज कहा जाता है। सर ये रेंज क्या होता है? देखो, जब हम रेंज निकालते हैं तो रेंज का मतलब होता है जो भी हमारे पास डेटा है, उस डेटा की जो हाईएस्ट वैल्यू है और उसमें जो डेटा अवेलेबल है उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है। ध्यान से समझना बात को। जो सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा चरण है, और जो सबसे छोटा चरण है, जब आप इसको डिफरेंस को निकालते हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में, उसे रेंज कहा जाता है। याद रहेगी बात? चलिए, अच्छा, दूसरा एक वर्ड होता है जिसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहा जाता है। ये जो टर्म्स है इनको इसी तरह याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहा जाता है, यानी गुणांक कहा जाता है। और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होने वाला है भाई, देखो इसको कैसे निकालते हैं सर। इसको निकालने का तरीका है, देखो हमारे पास जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू वाला पॉइंट होगा, और उसमें से जो लोएस्ट वैल्यू पॉइंट होगा, जब उसको माइनस कर दें एंड देन डिवाइड करें जो हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, और जब उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमारी सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी। यानी कि ऊपर में क्या रखना है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है, और नीचे में क्या करना है मेरे दोस्त? याद रखो, हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट करना है। हम जब इस तरह से निकालते हैं तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट याद रखना,
यहां पर हम एक वर्ड निकालते हैं जिसे कहा जाता है एएम यानी अर्थमेटिक मीन। देखो मीन को हम तीन तरह से निकालेंगे क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इनके टर्मिनोलॉजी को लेकर सवाल होते हैं। एक होता है जियोमेट्रिक मीन और एक होता है हमारा हार्मोनिक मीन। देखो यहां पर जनरली सभी को ये पता होता है कि मीन कैसा निकाला जाता है, उच्च सीमा निम्न सीमा जो होगी उसमें इस तरह से हम प्लस और माइनस करेंगे। अब देखो जनरली जब हम एएम निकालते हैं यानी अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, अंक गणितीय निकालते हैं, तो जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं हम उसका एवरेज लेते हैं, यानी कि जो भी नंबर्स होंगे और उसको जहां तक होंगे यानी कि उसको लास्ट में n तक लेंगे यानी लास्ट में, और उसको डिवाइड करते हैं n नंबर के साथ। यानी कि मान लीजिए मुझे 5 पॉइंट दिए गए, कुछ भी 5 नंबर दिए गए, उन पांचों को मैं प्लस कर लेता हूं और डिवाइड कर देता हूं उस 5 नंबर से, तो वो कहलाता है अर्थमेटिक मीन, वो हो जाएगा एएम। जब मैं जियोमेट्रिक मीन निकालता हूं तो जियोमेट्रिक का तरीका क्या होता है, हम यहां पर क्या करते हैं, जितने पद हमें दिए गए हैं उनको आपस में गुणा कर लेते हैं। जो भी वैल्यूज हमें दी गई हैं, जहां तक वैल्यूज दी गई हैं, हम उनको आपस में गुणा कर लेते हैं। इसलिए इसका मतलब ये है सर हमें बहुत बड़ी वैल्यूज तो नहीं दी जाती होंगी, क्योंकि सर हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे, लेकिन जो भी इनका मल्टीपल करने के बाद हम उसका यहां पर वर्ग कर देंगे, यानी उसको n से यहां पर रखेंगे नंबर को। अगर 2 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे यानी स्क्वायर रूट कर देंगे, 3 है तो क्यूब रूट कर देंगे। जो हार्मोनिक मीन है इसमें क्या होगा कि n जो है वो ऊपर होगा और डिवाइड में 1/x1 होगा प्लस 1/x2 होगा प्लस 1/x3 होगा, और इसी तरह से जो वैल्यूज है वो चलती रहेंगी, 1/x9 होगा। तो यहां तक की बात समझिएगा भाई, जल्दी जल्दी कमेंट भी करिएगा। अब जब ये तीनों वैल्यूज हम निकालेंगे, याद रखना, तो ये तीनों क्या होंगी सर हमारे पास, अगर मान लो मैं कहूं इसमें से मुझे जीएम निकालना हो, जियोमेट्रिक मीन निकालना हो, तो देखो याद रखना जब एएम दिया हो एचएम दिया हो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा। और वैसे भी ये सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर हम सारे मीन निकाल रहे हैं सर, सारे एवरेज निकाल रहे हैं, तो उन सारे एवरेज के अंदर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, मेरी बात समझिए, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में, आपको मैंने कहा है कि बस मेरे साथ इस क्लास में बने रहिएगा। तो आपने कहा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा हम उसको क्या कहेंगे, उसे ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। अच्छा, जब आप मीन निकालेंगे इसके बाद आपको एक मोड निकालना होता है। मोड का मतलब जो होता है, बहुलक का मतलब जो होता है सर, वो ये रहता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो सबसे अधिक समय आता है, सबसे अधिक नंबर होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, उसको हमने मोड कहा होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। और जो मीडियन होता है सर, इसका मतलब होता है जो मिड वैल्यू होती है, जो हमारे पास सभी पॉइंट्स के अंदर मिड वैल्यूज होती हैं, उस मिड पॉइंट को याद रखिएगा हमने मीडियन कहा होगा। हम कोई भी एक सीरीज दी जाए और उसके हमें मिड पॉइंट निकालना है तो हमें उसको मीडियन कहना होगा। अगर मेरे पास एवरेज निकालने के तरीके हैं, मेरे पास मीन मोड मीडियन के तरीके हैं। अब एक बात याद रखना, जो मोड होता है अगर उसे मीडियन और एवरेज से निकाला जाए तो इसका तरीका ये रहता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस बात को समझना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन यानी एक्स बार को कहते हैं बेसिकली। तो यहां से अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू दी गई होगी तो हम उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं सर मोड के रूप में। मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई सभी लोग? जल्दी से एक बार इसका कमेंट कर दें। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ताकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा सकूं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थमेटिक मीन्स का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अंक गणितीय माध्य किसे कहा जाएगा? अब आपने कहा सर जब हम माध्य निकालते हैं अंक गणितीय एएम, तो मैंने आपको ये बताया है कि जितने भी नंबर हमें दिए गए हों उन सारे नंबरों को हम जोड़ लें, यानी कि जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सारे नंबरों को हम सम कर लें, जोड़ लें, और जोड़ने के बाद उन्हीं के नंबर से डिवाइड कर दें, यानी सभी समअंकों के योग में संख्या से भाग दे दी जाए। तो क्वेश्चन का पहले का आंसर होने वाला है सी, बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द डेटा बाय द नंबर्स। ये होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा यहां पर, क्योंकि इतने ही इजी सवाल आपके पास एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं यहां कोई एक या दो सवाल नहीं कराने वाला हूं,
80 से ज्यादा क्वेश्चंस आपकी क्लास में सॉल्व कराऊंगा आपको मैं। तो चलिए बताइए मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ये होगा, ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट होता हो, जो बार बार आता हो, उस नंबर को हमने मोड कहना है। जो नंबर बार बार रिप्रेजेंट होता हो उसी को हमने मोड कह देना है, याद रखिएगा। जो मिड पॉइंट होगा सर वो क्या कहलाएगा? अगर इस सवाल में मीडियन पूछा होता, अगर इस सवाल में मीडियन पूछा होता मुझसे तो आंसर डी हो जाता सर यहां, लेकिन मोड पूछा है इसलिए आंसर जो होगा वो ए होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर मैं अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूंगा, लेकिन जो पहले प्राइमरी जरूरी चीजें हैं पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं कि एक जैसी चीजें लगभग आपके पास एक बार में होनी चाहिए। यहां पर सवाल पूछा गया है कि अगर हमारे पास कोई समीकरण दिया गया हो, उसका माध्य, मध्यिका और भूयिष्ठक, जिसे बहुलक भी कहते हैं, इंग्लिश में इनके लिए जो वर्ड्स हैं वो यूज कर सकते हैं सर। मीडियन मोड होता है जो हमारे पास, उसमें अगर देखा जाए तो उसके लिए सही फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आएगा जो हमारा, क्योंकि मैंने कहा एक जैसे क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूंगा एक साथ। तो आपने कहा हमेशा जब आप एम निकाल रहे हो, मोड निकाल रहे हो, यहां पर याद रखिएगा, और ये z निकाल रहे हो, मोड निकाल रहे हो या x बार। अब कई बार कंफ्यूजन होगा सर ये x बार क्या है, मीन क्या है, मैं बता दूं आपको। देखो यहां z जो होता है वो मोड होता है, हमेशा याद रखना। मोड जो सबसे ज्यादा बार है वो z कहलाता है, जो x बार है वो मीन होता है, याद रखना, यानी वो एवरेज होता है, और जो m है वो मीडियन के लिए काम करता है। अब इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर z इक्वल टू होना चाहिए 3m माइनस 2 मीन, और इसका मतलब आंसर हो जाएगा 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि z जो मोड होता है, m जो मीडियन होता है, याद रखना, और इसकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। पॉइंट सभी को समझ में आ रहे हैं भाई? जल्दी से रंजीत, जावेद, निशु, हिमांशु, एवरीवन बात समझिएगा ध्यान से, इनको करते रहिए। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर आइए, जल्दी से भाई अगले क्वेश्चन का आंसर करिए मुझे। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं सर हमारे पास कोई भी वैल्यू निकाली जाती है, अब देखो हमारे पास याद रखना, जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो माप तैयार करते हैं उसका जो सर्वोत्तम तरीका होता है वो कौन सा होता है? सर मीडियन एंड मीन का फॉर्मूला क्या होगा मैं अभी बताऊंगा भाई। मीडियन का या मोड का फॉर्मूला नहीं होगा भाई। यहां पर मीन के फॉर्मूले तो मैंने लिखवा दिए भाई। सलीम आप शायद थोड़ा सा लेट चल रहे हो, अभी अभी मैंने क्लास में सबसे पहले मैंने आपको यहां पर ये देखो, आप यहां पर ध्यान से देखो, क्योंकि सर मीडियन जो होता है वो तो बार बार आने वाला नंबर है, मतलब मिड पॉइंट है, वो बताऊंगा मैं आपको अभी। लेकिन याद रखना ये आपके पास मीन, इसके फॉर्मूले हैं। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो जितने नंबर हैं n+1/2 करते हैं अगर संख्या ऑड में दी गई है, और अगर संख्या ऑड में दी गई, अगर इवन में दी गई है तो मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में कि इवन नंबर होने पर सर में क्या होता है भाई। तो मेरे भाई याद रखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम थे यहां पर, जल्दी से उसको देख के और मुझे आंसर करके बताइए कि भाई इसमें से क्वेश्चन नंबर 16 का सर्वोत्तम क्या होगा। मैंने बताया जब आपसे सर्वोत्तम के बारे में पूछेगा, हमेशा ज्योमेट्रिक मीन जब हम निकालेंगे वो हमारा सर्वोत्तम माना जाएगा, सबसे बेस्ट माना जाएगा। पॉइंट क्लियर है भाई सभी को? अच्छा अब आगे देखिएगा, एक सवाल दिया गया है कि अगर मेरे पास z हो 10, m हो 20, तो मुझे मीन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा। अब आपको बस याद होना चाहिए कि सर अगर z दिया गया हो यानी कि मोड हो, m यानी कि मीडियन दिया गया हो, और मुझे x बार यानी कि एवरेज निकालना हो, तो पहले आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज दी गई है उसको आप पुट कर लेंगे भाई। z हमें 10 दिया गया है और 3 मीडियन हमें 20 दिया गया है, और उसके बाद 2 जो है वो x बार यानी कि मीन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 60 डिवाइड बाई माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो होगा यहां पर वो आंसर 25 हो जाने वाला है, इसका आंसर होगा। यानी z अगर 10 है, m अगर 20 है, तो आंसर जो होगा वो 25 होगा।
चलिए इसी पर बेस्ड अगले सवाल को ध्यान से देखिएगा कि जब हम ये बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, ये सेंट्रल टेंडेंसी में क्या नहीं मापा जाता। जब हम सेंट्रल टेंडेंसी के माप की बात करते हैं तो इसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करते सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। तो क्या याद होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सर मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मीन को भी कहते हैं, मीडियन को भी कहते हैं, मोड को भी कहते हैं। लेकिन जब हम कोरिलेशन निकालते हैं, यानी दो चरों के बीच संबंध निकालते हैं, याद रखना, दो वैल्यूज के बीच का रिलेशन निकाल रहे होते हैं, उसको कोरिलेशन कहते हैं, सह संबंध कहते हैं। ये सेंट्रल टेंडेंसी के माप में इंक्लूड नहीं होता। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी नहीं हो सकती, बाकी मीन, मोड, मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी होंगे। अच्छा, अगला सवाल है, अगर मीन 18 है, मोड अगर 25 है, तो माध्यिका क्या होगी, यानी कि यहां पर जो हमारा मीडियन है वो क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। सवाल फिर वही तरीके से होगा, z इक्वल टू 3m माइनस 2 बार। तो आपको पता है z कितना दिया है, वो 25 दिया है, 3m यहां रहेगा और माइनस में 2 और 28 हो जाएगा यहां पर। जो माध्य इसको गुणा कर लेंगे, यानी कि 25 प्लस ये 28 दूनी 56 और ये बटे में 3 आ जाएगा, यहां पर m रह जाएगा, यानी कि इन दोनों को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो 81/3 हो जाएगा आंसर, और वो हो जाएगा 27। तो यहां जो राइट आंसर होगा वो 27 होने वाला है। ठीक है, तो 27 इसका राइट आंसर होगा। अगर हमें कोई भी इस तरह की वैल्यू दी जाती है, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर एक और बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास ये सवाल किया जा रहा है कि इनका एवरेज मीन निकालिए, तो हमें क्या करना होगा सर, इन 5 वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, प्लस करेंगे, सम करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। 2 + 4 + 0 + 16 + 32 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो हमारा एवरेज मीन आ जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है यहां पर, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, और मैंने कहा ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपस में क्या करना होगा सर, इनको आपस में गुणा करना होगा, यानी 2 × 4 × 0 × 16 × 32। मैंने कहा ये नंबर ही इतना बड़ा इसलिए दिया गया है, वरना ये जरूरत नहीं थी इसे करने की। और जब आप इसे करने वाले हैं यहां पर, क्योंकि इसमें 0 है, तो ये आंसर आएगा √0, और किसी भी 0 का अंडर भी 0 ही होने वाला है, क्योंकि अगर एक भी नंबर 0 डाल दिया गया तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो 0 बन जाएगी। बात समझ पा रहे हैं मेरी? ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अगर इसी सवाल में पूछ लेता है कि अगर हमारे पास एक संख्या दी गई है जो कि 5 है, 15 है और 45 है, और इनका अगर मुझे एवरेज ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, एवरेज मीन निकालना हो, इसी का हार्मोनिक मीन निकालना हो, तो क्या होगा, अगर इन तीनों वैल्यूज को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दूं तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अगर इन तीनों वैल्यूज का 1/5, 1/15, 1/45 कर दूं, n से डिवाइड कर लूं, को रख दूं उसे, तो वो हार्मोनिक, और मल्टीपल कर दूं सबका, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्योंकि 3 वैल्यू दी गई हैं, 5 × 15 × 45 जो है हमारा, इस तीनों की गुणा करने के बाद क्यूब रूट होगा। या तो आप इसकी गुणा कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे शॉर्टकट बना लीजिए, क्योंकि गुणा करेंगे फिर डिवाइड करेंगे भाई, तो आपने कहा सर ये 3 बार ये आ चुका 5, 3 बार ये भी आ गया 5, ठीक है, तब इसका आंसर हो जाएगा 15। तो या तो आप गुणा कर लीजिए या फिर आप इसको बाहर ही रखिए सीधा सीधा। तो आपने कहा सर हमने एक एक वैल्यू ले ली 3 में से, तो इसका मतलब वो क्यूब रूट ऑटोमेटिकली हो गया यहां पर, अगर 2 वैल्यूज हमें दी गई होंगी। अच्छा, अगर हमें कभी भी कोई नंबर निकालना हो, अगर हमें n नेचुरल नंबर हैं, कोई भी नंबर दिया गया है, n दिया गया है, और हमें उस नंबर का हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है, कोई भी प्राकृतिक नंबर दिए गए हैं और हमें उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो वो अरिथमेटिक मीन क्या होने वाला है भाई। कोई भी प्राकृतिक नंबर आप मान लीजिए, कहीं से भी कोई नंबर मान लीजिए और उसको कहीं तक भी ले जाकर छोड़ दीजिए भाई। आप 1 से लेकर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी मान लीजिए और उसे लास्ट में ले आके छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो लास्ट वाला नंबर है इसके +1/2 कर दो तो यही वैल्यू आ जाएगी सर, यानी n + 1/2 कर दिया जाए किसी भी नेचुरल नंबर का, तो मेरे दोस्त याद रखना वो अरिथमेटिक मीन को भी निकाल सकता है।
n+1/2 कर दिया जाए तो वो अर्थमेटिक मीन को निकाल सकता है किसी भी नेचुरल नंबर के, तो फिर आपको सब वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दो वैल्यूज दी गई हैं सर और उन दो वैल्यूज के अंदर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और एवरेज मीन दिया गया है, तो इनकी वैल्यूज को कैसे आप रिलेट कर पाओगे, जल्दी से बताइए मुझे। मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो मुझे तो कैसे होगा। देखो मैं फिर कह रहा हूं, इस क्लास के अंदर मैं 80+ क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसके अंदर मैं सारी वैरायटी के क्वेश्चन आपको दूंगा। अभी शुरुआत में मैं एएम, जीएम और एचएम करा रहा हूं, मीडियन मोड करा रहा हूं, यहां पर रेंज कराऊंगा आपको जल्दी से। तो आपने कहा जियोमेट्रिक मीन जो होगा, याद रखना, वो हमारा एवरेज मीन और हार्मोनिक मीन का मल्टीपल करके स्क्वायर होगा। इन दोनों का आप मल्टीपल कर ले, क्योंकि एक्स बार जो होता है वो जनरली एएम को रिप्रेजेंट करता है, अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। आप इन दोनों मीन को मल्टीपल कर लें एंड देन स्क्वायर रूट करेंगे तो वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाएगा। बात अब समझ में आ रही है सभी को? एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है भाई? चलिए अच्छा अगले पॉइंट पर आते हैं। जब हम औसत निकालते हैं तो आपको यह बताना इनमें से वो कौन सा एक टर्म है जो कि हमारा एवरेज नहीं होता, हमारा स्टैटिकल एवरेज यानी औसत निकालने में नहीं आता। तो आप जानते हैं सर, हम एवरेजेस जब निकालते हैं तो 3 एवरेज निकालते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्रिक हो, हार्मोनिक हो। लेकिन ये एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें, ऐसा कोई भी वर्ड हमें नहीं मिलता, एसोसिएशन के बारे में कोई शब्द हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे भाई, यहां पर जब हम कोई भी औसत निकाल रहे होंगे, कोई भी रिलेशन निकाल रहे होंगे, उसके बारे में देखिएगा ध्यान से। जो हमारे पास मोड और मीडियन है, किस प्रकार की सांख्यिकी की माध्य हैं, यानी बहुलक और माध्यिका की बात करें तो ये जनरली तौर पर किस तरह से निकलते हैं, ये क्या कहलाते हैं सर हमारे? देखो हमेशा याद रखो, बहुलक का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार आया है, यानी जिसकी पोजीशन सबसे ज्यादा दी गई है, और माध्यिका का मतलब है जिसकी पोजीशन मिड में दी गई है। यानी इन दोनों को हम पोजिशनल मीन कह देते हैं एक तरह से। ये बात याद रखिएगा क्यों सर, इनकी पोजीशन बताती है, ये जितनी बार आए होंगे उसके हिसाब से पता चलेगा कि यहां पर कितने इंक्लूड होने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जो बहुलक है और जो माध्यिका है, ये दोनों हमेशा कैसे मीन होते हैं? ये हमारे पोजिशनल मीन होते हैं सर, क्योंकि ये पोजिशन के अकॉर्डिंग इनका आंसर दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, और जल्दी से भाई एक बार आप सभी लोग इस इवेंट को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप जानते हैं ये एक नया चैनल बनाया, स्पेशली डेडिकेटेड है आपके लिए, और उम्मीद करते हैं आपको इसकी ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका एग्ज़ाम जो होने वाले हैं 19 तारीख से 19 जुलाई से, जिनके भी बीपीएससी तैयारी 3 के एग्ज़ाम हैं, भाई हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं भाई सभी का अच्छे से क्वेश्चन आंसर हो और आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाए। दोबारा आपको हमसे मिलने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक मुलाकात, और वो भी सिलेक्शन के बाद हो। चलिए अच्छा, यहां पर एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास अगर ये दिया जाता है कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक मीन दिया जा रहा है और हमारे पास एक हार्मोनिक मीन दिया जा रहा है, और सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए ज्योमेट्रिक मीन कब होगा। जल्दी से एक बार भाई शेयर सबको करना था। तो मैंने बताया, देखो हमारे पास एक तरीका होता है जीएम निकालने के लिए, कि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है सर एएम, और हमारी जो एचएम की वैल्यूज दी गई हैं उनको हमें क्या करना है? मल्टीपल। यानी एक वैल्यू 25 दी गई है, एक वैल्यू 16 दी गई, और आप इसको देखेंगे तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कि 400 आता है। आप इस 400 को अगर स्क्वायर करेंगे, यहां पर स्क्वायर रूट बनाएंगे, तो आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो 20 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन और जो हार्मोनिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन है, इसे हार्मोनिक मीन कहते हैं। इसके निकालने का तरीका, यानी इसको रेसिप्रोकल करना होता है, इसे हार्मोनिक मीन कहते हैं। अच्छा, अगर सवाल पूछा जाता है कि रेंज क्या होती है, भाई यहां पर रेंज कैसे निकाली जाती है, जल्दी से आंसर करेंगे मुझे। अगर किसी भी डेटा की सीमा दी गई है हमें, और उस सीमा की अगर हम बात करें तो उसका डेटा जो होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो उस डेटा की जो रेंज निकाली जाएगी, आपको पता है भाई यहां पर उस रेंज को निकालने का तरीका होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें। अगर सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो वो हमें रेंज को डिफाइन करता है सर, वो रेंज के बराबर होगा। अच्छा, अगर सवाल में पूछता हूं यहां पर
अगर किसी श्रेणी का उच्चतम मान 40 है और न्यूनतम मान 20 है तो उसका विस्तार गुणांक, उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना होगा? चलिए भाई मुझे बताइए जल्दी से, क्योंकि देखो आप क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे करके आप होने लगेगा। मैं पहले ही कहा शुरुआत से कि शुरुआत इजी होती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके जो 5 क्वेश्चन के एवरेजली आने वाले हैं एग्जाम में, वो 5 के 5 क्वेश्चन इन 80 क्वेश्चन में से हो जाए आपके पास, तो विस्तार गुणांक जो होगा वो क्या कहलाएगा भाई? जल्दी से देखिएगा भाई यहां पर। तो आपको याद रखना, मैंने बताया था इसके लिए क्या तरीका है, 40 माइनस 20 कर दे और डिवाइड बाई में 40 प्लस में 20 कर दे, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू उसमें सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दें और डिवाइड में जो सबसे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू जोड़ लें, तो ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 60, जिसका आंसर होगा 1/3 से विस्तार गुणांक कहने वाले हैं। इसे याद रखिएगा, विस्तार गुणांक के रूप में होगा। अगला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, अगर हमारे पास एक बहुलक और माध्यिका का अंतर 36 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा? अब देखो यहां पर जो एक टर्म दी गई है, बड़ा टेक्निकल सवाल है आपके पास। आपने कहा सर हमें मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस निकालना है, जबकि हमें यहां पर एक डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बताइए मुझे आप किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि सर ये क्वेश्चन तो मुश्किल सा होने वाला है आपके लिए। अब चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं आप इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए भाई क्या करेंगे भाई, क्या आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 84 का? आप देखो, आपको एक बात ये याद रखनी है सर, हमें जो वैल्यू दी गई है यहां पर वो दिया गया है मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 36 दिया गया है। अच्छा हमें एक बात ये पता है कि सर मोड जो होता है वो मोड होता है क्या, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जो मोड होता है वो मोड क्या रहता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन रहता है। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे अगर, तो इस कैलकुलेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे और इनको दोनों के वैल्यूज को बराबर रखने वाले हैं, अगर आप इन दोनों वैल्यू को बराबर रखेंगे तो सर यहां से क्या निकलेगा, आपका जो मोड होने वाला है वो क्या होगा, 36 प्लस मीडियन होगा। यानी एक तरफ वैल्यू दी गई है कि मोड जो होगा वो 36 प्लस मीडियन होगा, और एक तरफ हम जानते हैं मोड जो होता है वो ये होता है। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को बराबर रख दूं, तो मैं यहां से कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर लूंगा भाई। और आपने कहा सर अगर इन दोनों वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हम इन दोनों को सामने रख देते हैं भाई, देखो यानी मोड की जगह मेरे पास 36 प्लस मीडियन होगा, 36 प्लस मीडियन होने वाला है भाई, और इधर क्या रहेगा, इसके पास रहेगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ऑलरेडी है ना भाई मेरे पास। बताइए मुझे क्वेश्चन अब मुश्किल लग रहा है आपको थोड़ा सा कि सर करना पड़ेगा अब हमें इसे। अब मीडियन वाले हम एक तरफ लेके जा सकते हैं, मीन वाले हम एक तरफ लेकर आ सकते हैं, और अगर हम इन दोनों को एक तरफ लेकर आएंगे तो यहां पर क्या होगा सर, 36 हो जाएगा, और ये 36 के आगे आप सॉल्व करते हुए चलिए भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 36 इक्वल टू ये वाला उधर ले जाएंगे तो बचेगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीडियन माइनस 2 मीन बचेगा सर। और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 मीडियन माइनस मीन, यानी कि जो मीडियन और मीन का डिफरेंस होगा वो 18 होने वाला है भाई। क्वेश्चन में ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो जी दिया गया है, इसका आंसर जो होगा वो 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर जो होगा वो 18 होगा। सर इसका फॉर्मूला क्या है, नहीं भाई इसका फॉर्मूला देखो ध्यान से समझो कि सर हमें मीडियन और मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ था, ये हमें एग्जैक्टली कंफर्म है कि ये फॉर्मूला रहता है हमेशा कि मोड जो होता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अब हमारे पास दो वैल्यू दी गई और दोनों वैल्यूज को मैंने क्या करा, बराबर में रख दिया भाई। एक वैल्यू दी गई दूसरे को बराबर में रखा। अब उनको सॉल्व करना है मुझे, बस आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना तो आता ही है ना, ये मुझे गिवन है, ये मैंने इसको बना दिया, ठीक है सर, दोनों वैल्यूज आ गई और सॉल्व करने पर आ गया मीडियन माइनस मीन जो होगा वो 18 होने वाला है। अब बताइए मुझे क्वेश्चन भाई बिल्कुल आराम से बनने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा एक सवाल ये कि जब कोई नंबर है जो बार बार आता है
तो हम जानते हैं भाई उसका आंसर क्या होता है। लेकिन अब देखो हमारे पास एक डेटा दिया गया जिसमें मीन दिया गया है, मोड दिया गया है और हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। बताइए मुझे, हमारे पास मीन है, मोड है और मीडियन निकालना है, तो आंसर क्या होगा? तो वही आंसर हमारे पास होगा सर, हमने याद कर लेना है, z होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमें जो भी दिया गया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मोड दिया गया है 10, हमारे पास 3m हो जाएगा और मीन दिया गया है 4 हमें, तो 10 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा सर? 10 में से 8 जाएंगे, डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा, ये m की वैल्यू आएगी, यानी 2 बाई में 3 हो जाएगा, है ना। 4 और है ना मीडियन क्या होगा ये निकालना है, 3m क्या होगा और मीन जो है वो 4 दिया गया है। ओहो हो सॉरी, ये प्लस होगा भाई, ये प्लस होगा, ये 18 होगा, तो आंसर जो आएगा वो 6 आएगा भाई। बिल्कुल आपने कहा सर ये प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 + 18 यानी 18/3 हो जाएगा, जिसका आंसर होगा 6। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है और सवाल में ये पूछा गया है कि यदि हमारे पास कोई भी वैल्यू दी गई है, पहले इस सवाल को देखते हैं, जो और इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं सर। पहले उन सवालों को देखो जो एक जैसे क्वेश्चन आपके पास हो। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक जो है वो 7 है, यानी जो सबसे ज्यादा बार नंबर आ रहा है वो कितना है? 7 है। हमारे पास एक सीरीज दी गई है जिस सीरीज के अंदर 3 है, 8 है, 6, 7, 1, 6, 7, 2k + 5, ये एक नंबर है पूरा, याद रखना, 9, 7, 13 है। अब इसमें बताना है k का मान क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, मुझे बताइए k का मान क्या हो सकता है भाई, जल्दी से मुझे आंसर कीजिए, k की वैल्यू क्या हो सकती है? अब देखो याद रखिएगा भाई, यहां पर जब आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो सॉल्व करने के बाद आपको ये याद रखना है सर कि 7 नंबर जो है वो मोड है, यानी जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाएगा वो 7 होगा। देखो 6 नंबर जो है 1, 2, 3, 6 नंबर 3 बार है और 7 नंबर जो है देखो ध्यान से 1, 2, 3। अब आपको पता है सर 7 नंबर भी 3 बार है, 6 नंबर भी 3 बार है, और ऑब्वियस है कि अगर दोनों नंबर 3-3 बार है तो दोनों मोड होने चाहिए। अब दोनों मोड यहां पर है नहीं सर, यानी हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि सर अगर मोड 7 है इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये 7 होगा। ये कंफर्म हो गया सर, ये नंबर जो होगा ये 7 होगा। अब आप सोच लीजिए अगर ये नंबर 7 आएगा तो कैसे आएगा? ये नंबर अगर 7 आएगा तो कैसे आएगा सर? हम k की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो आंसर 7 आएगा, क्योंकि 7 मोड है तो 7 ही सबसे ज्यादा बार आना चाहिए था। अगर 7 मोड है तो 7 ही सबसे ज्यादा टाइम आना चाहिए था, और ये तब पॉसिबल होगा जब हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए, फैलाव का सबसे सरल संभव माप है, इसे श्रृंखला के चरम पदों के मूल्यों के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे श्रृंखला के चरम मदों के मूल्यों के अंतर में, अब याद रखना भाई यहां जो चरम मद हैं उनके मूल्यों के अंतर की बात हो रही है सर। देखो चरम मद क्या होते हैं, मेरी बात समझना, इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड इज द डिफरेंस इज द बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एक्सट्रीम आइटम ऑफ ए सीरीज। अब देखो एक्सट्रीम आइटम का मतलब होता है दोनों एंड पर, एक्सट्रीम का मतलब है दोनों साइड पर जो लास्ट होते हैं, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा, दोनों मदों के बीच का जो अंतर होगा सर उसे क्या डिफाइन करेंगे? उसे रेंज के रूप में करेंगे। ये मूल्यों के बीच जो डिफरेंस होगा उसको रेंज कहा जाएगा। पॉइंट क्लियर होगा? अच्छा, हमारे पास दिए गए आंकड़ों का औसत अंक निकालना है भाई। अब यहां पर जो आंकड़े दिएगा वो तो है ही नहीं, क्योंकि उसका औसत अंक कैसे निकालेंगे? फाइंड द करेक्ट मार्क अप टू द 2 पॉइंट। लेकिन यहां पर आपके पास क्वेश्चन जो है वो अधूरा हो गया, वो क्वेश्चन जो है वो मिस कर दिया गया, शायद वो बनाने में मिस हो गया है, और 2 डेसिमल तक की बात की गई थी सर। इस क्वेश्चन को हमें डिलीट करना है, क्योंकि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो इनसफिशिएंट है, एक्चुअली इसमें कुछ दिक्कत है।
अच्छा, अब अगले सवाल को देखिएगा ध्यान से। यहां पर दिया गया है कि चार संख्याओं का माध्य 37 है, उनमें से सबसे छोटी तीन का माध्य 34 है। यदि आंकड़ों की सीमा 15 है, याद रखना, तो सबसे बड़ी तीन माध्य क्या होने वाले हैं। चार संख्याओं का माध्य 37 है और सबसे छोटी तीन संख्याओं का माध्य 34 है। तो आप बताइए मुझे, और उनके बीच जो आंकड़ों का रेंज है, डिफरेंस है, सीमा है, वो भी आपको बताई गई है कि वो कितनी होने वाली है, वो 15 होने वाली है। यानी जो भी नंबर होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 15 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए मेरे भाई, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखो भाई, इसमें पहले एक बात याद रखना, हमारे पास ये कंफर्मेशन है कि जो नंबर दिए गए वो चार हैं सर। जो नंबर दिए गए वो चार हैं। अब इन चार का औसत कितना होगा, पहले आप इन चार का औसत निकाल लीजिए, देन उसके बाद फिर आंसर करना आप इसे। अब देखोगे ध्यान से, आप क्या कहोगे सर, जो ये हमारे पास नंबर दिया गया वो 37 दिया गया और चार संख्याओं का माध्य है। यानी चार संख्याएं क्या हो गई सर, 4 सत्ते 28 होते हैं, 2 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि टोटल नंबर 148 है। यह बात कंफर्म हो गई है। अच्छा, सबसे छोटी जो तीन संख्याएं दी गई हैं सर, वो सबसे छोटी तीन संख्याएं जो होंगी वो याद रखिएगा भाई, यहां पर उनका माध्य क्या होने वाला है। सबसे छोटी जो तीन संख्याएं हैं उनका माध्य क्या होगा, तो आपने कहा सर वो 34 होगा, और ये 34/3 करेंगे, यानी इसका मतलब क्या होगा, 3 चौक 12 होगा, 1 3 9 और 1 10। अब यहां से मुझे पता है कि जो एक नंबर बच गया वो 46 बच गया, जो एक नंबर रिमेनिंग है, जो फोर्थ नंबर बच गया वो 46 बच गया। और मुझे ये पता है कि ये सबसे बड़ा नंबर होगा अगर, तो इसका मतलब है रेंज कितनी दी गई है, 15। तो यहां जो सबसे बड़ा नंबर अगर 46 होगा, तो मुझे पता है कि सबसे छोटा नंबर जो होगा वो 31 होगा। अगर ये 46 सबसे बड़ा नंबर होगा जो बचकर आया हमारे पास, यानी कि हमें 3 का पता है, हमें 4 का औसत पता है, तो ये रेंज घटाने के बाद जो सबसे छोटा नंबर होगा वो 31 हो जाएगा। अब देखो यहां पर सवाल ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी तीन संख्याएं जो होंगी सर, जो भी सबसे बड़ी तीन होंगी उसमें 31 नंबर नहीं होगा, यानी 148 में से अगर मैं 31 माइनस कर दूं तो ये कितना बच जाएगा, 117 हो जाएगा, जो कि बाकी के तीन का होगा। 3 तिया 9 और 27, 3 नियम 27, सॉरी, तब इसका आंसर 39 हो जाएगा। तब ये 60 हो जाएगा हमारे पास, तब इसका आंसर 39 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको 4 का एवरेज पता है, 3 का औसत पता है, एंड देन आपने फोर्थ जो सबसे बड़ा था वो निकाल लिया, रेंज पता है तो सबसे छोटा निकाल लिया, एंड देन जो बच गए बाकी के तीन उनका एवरेज निकाल दिया, जो कि 39 होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बड़े जबरदस्त है मेरे भाई, इन क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा अच्छे से, मेहनत करोगे, एफर्ट्स करोगे तो सारे आंसर निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर हमारे पास एक संख्या दी गई 2 6 6 8 4 2 7 9 और इसकी माध्यिका निकालनी है, इसका हमें डिफरेंस ये निकालना है कि मीडियन क्या होने वाला है। देखो हमेशा याद रखो, समझे नहीं भाई किशन कुमार, कोई बात नहीं, आप दोबारा से समझ लो, आप सवाल को पढ़ो। चार संख्याओं का माध्य 37 है, तो चार संख्याओं का योग क्या होगा, चार संख्याओं का योग क्या होगा मुझे बताइए। अगर माध्य 37 है तो चार संख्याओं का जो योग बनेगा वो 148 बनेगा। वो कह रहा है सबसे छोटी तीन संख्याओं का माध्य 34 है, जो सबसे छोटे वाले तीन हैं उनका औसत जो बनेगा, तीन संख्याओं का औसत जो बनेगा, योग जो बनेगा, यानी वो बनेगा 102। ये छोटी तीन है तो इसका मतलब जो बच गई वो चौथी बच गई, सर एक का नहीं रहा, उसमें हमने डिफरेंस करके एक निकाल दिया। अब ये सबसे बड़ा अंक हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ा अंक है। रेंज हमें सवाल में दे रखी है 15, यानी कि सबसे बड़े सबसे छोटे के बीच में 15 का अंतर है, तो सबसे छोटा अंक निकल कर आ जाएगा 31। अब वो कह रहा है कि सबसे छोटे को छोड़ दो, उसके अलावा बाकी जो तीन बच गए उनका औसत निकाल दो। सर हमने सबसे छोटे तीन छोड़ दिए, उसके बाद जो बच गए 117, यानी
यानी सबसे छोटा छोड़ने के बाद टोटल में से उन तीन का औसत कर दिया, यही आंसर होगा हमारा, ये याद रखना। अब देखो जब भी आपको इसका मीडियन निकालना हो तो याद रखो इसको आपको सीक्वेंस में लिखना होगा 2 2 4 6 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमारे पास टोटल नंबर जो आ रहा है वो 8 आ रहा है सर। अब इस टोटल नंबर में देखो अगर मेरे पास ये 8 आ रहा है तो मुझे क्या करना होगा, तो यहां पर मैं करता हूं n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि अब मुझे यहां पर जो निकालना है इसका आंसर जो होगा सर वो n/2 प्लस n+/2 डिवाइडेड बाई 1 होगा, क्योंकि टोटल संख्या जो आ रही है वो 8 है। अगर मैं 8 को डिवाइड करने लग गया, अगर मैं 8 को भाग करने लग गया तो आंसर तो नहीं आने वाला, फिर उस केस में आंसर मेरा नहीं आएगा। तब आपके लिए क्या होगा, माध्यिका क्योंकि निकालनी है मुझे, अब इस माध्यिका का आंसर क्या होगा। तो आपने कहा सर यहां से ये टोटल 8 है, यानी फोर्थ व चौथा पद प्लस पांचवा पद डिवाइडेड बाई 2, यानी चौथा निकाला और पांचवा निकाला, चौथा भी 6 है पांचवा भी 6 है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 6 ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यह तरीका पता होना चाहिए कि अगर नंबर 8 हैं, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाला सर, और देन हमने देखा कि सर यहां पर बीच की संख्या जो थी, जो चौथा और पांचवा पॉइंट मेरा था, इन दोनों को जोड़ दिया और फिर बीच का पॉइंट निकाल लिया। भाई मेरे ये क्लास सुबह 8 बजे करीब शुरू हो गई थी। चलिए अब अगले पॉइंट पर आइएगा जल्दी से, अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर इस डेटा की बात करें और माध्यिका, माध्यिय और सब वैल्यूज निकाले तो दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग आप इसमें से रेंज निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मीन निकालना है, उनका एवरेज करना। मेरी बात समझना, देखो इस सवाल में बहुत सारी चीजें दी गई हैं कि हमें यहां पर रेंज पता हो, हम रेंज निकालें, मोड निकालें, मीडियन निकालें। मेरी बात समझना, हम इसमें रेंज निकालेंगे प्लस हम इसमें मीडियन मोड निकालेंगे और प्लस हम इसमें मीडियन निकालेंगे, और जब आप इन तीनों वैल्यूज को निकालकर 3 से भाग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा सर, इस पूरे डेटा का वो मीन हो जाएगा। यानी वो मीन के बारे में पूछा गया है, बीच वाले को जोड़कर 2 से भाग कर दिया, बिल्कुल याद रखना। लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रखें इस बात को कि सर अब पहले इसकी रेंज निकालते हैं। सर रेंज क्या होगी, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है सर मुझे 2, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, सबसे छोटा नंबर 2 दिख रहा है और सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 19। यानी कि अगर मैं रेंज निकालता हूं सर वो क्या आती है, वो 19 - 2, देख लेना भाई कहीं मुझसे डाटा गलत ना हो जाए, तो वो हो जाएगी 17, यानी रेंज तो हो जाएगी 17 इसके अंदर। अगर मैं कहता हूं मोड क्या होगा, तो मोड देखिए क्या होगा सर, यहां पर ये 3 एक बार आया, 3 2 बार आया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई 3 ही होगा, 4 एक बार आया, 4 2 बार आया, 4 3 बार आया, तो जो मोड होगा वो 4 होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार वही पूछा जा रहा है। और मीडियन जब आप निकालोगे, मीडियन जब आप निकालोगे तो आपको इसको सही करना पड़ेगा पहले, यानी कि फिर आप देखोगे सर इसको सही बनाना पड़ेगा। 2 एक बार हो गया 2, उसके बाद 2 बार हो गया 3, ठीक है, उसके बाद 4 हो गया 3 बार, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 5 एक बार हो गया, यहां पर 5 हो गया, उसके बाद 6 एक बार है इसके अंदर, फिर याद रखिएगा इसके अलावा इसी तरह से आप डिफाइन करेंगे। जब आप इसको बना लेंगे, यानी इस पूरी लिस्ट को बना लेंगे, मैं बता दूं, तब उसका सही आंसर भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप इस लिस्ट को बना लेंगे ना, पूरा कर लेंगे, या करके दिखाऊं भाई अभी भी। 7 कहीं दिया गया, नहीं दिया गया। 8 दिया गया जी एक बार, 9 दिया गया है एक बार और 1 2 बार, 9 2 बार दिया गया है, उसके अलावा एक बार 10 दिया गया है, उसके अलावा 15 दिया है, 19 और 11 दिया है, 15 दिया है और 19 दिया। एक बार गिनती पूरी कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। अब 15/2 करोगे तो 15/2 का मतलब 8वां पद, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8वां पॉइंट आया है सर, ये जो 8वां पद आया है सर, ये 8वां पद जो होगा वो मीडियन हो जाएगा, यानी 6। अब यहां पर आपको पता है सर, हमें रेंज भी पता है, मोड भी पता है, मीडियन भी पता है, और हमसे इसका एवरेज पूछ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे ज्यादा वाला, तो आपके क्या करना, आप इन तीनों को जोड़ दो, 17 + 4 + 6 को जोड़कर
3 से डिवाइड कर दो, यानी कितना हो जाएगा सर 21/27/3, यानी कि आंसर हो जाएगा 9। अगर इन तीनों का एवरेज पूछा है तो आंसर आ जाएगा 9। बस इस बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब तक आपके पास प्रैक्टिस कर कर नहीं जाओगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा भाई। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें सीखनी भी पड़ेंगी। अब मैं आपके पास दूसरे तरीके के सवाल लाऊंगा भाई। अच्छा, दूसरे तरीके के सवालों के साथ कुछ मिलेगा तो मैं आपको वो भी कराता हुआ चलूंगा। देखो यहां पर एक सवाल पूछा है कि स्टैटिक्स इज अ साइंस ऑफ एवरेजेस। स्टैटिक्स जो है वो एवरेजेस का साइंस है, ये बात किसने कही है? अब ये स्टेटमेंट है, ये हमारे पास टीआरई 1 के पेपर में भी ऑलरेडी पूछी गई थी। अब ऐसी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि सर ये जो बात कही गई है स्टैटिक्स जो है वो एवरेजेस ऑफ साइंस है, तो ये बात किसने कही होगी? स्टैटिक्स जो है वो एवरेजेस ऑफ साइंस है, तो ये टर्म जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई होगी? तो मेरे भाई उसका बस नाम आपको याद रखना है सर, ये बाउले के द्वारा कहा गया। सांख्यिकी जो है वो माध्य का विज्ञान है। ये बात किसने कही कि सांख्यिकी के बिना कोई भी प्लानिंग करना इस तरीके का है जैसे कि बिना यंत्र का जहाज हो, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी, वो किधर जाएगा कुछ नहीं पता हमें। तो ये बात याद रखनी कि सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है। सर एक टिबेट नाम से यहां पर व्यक्ति जो कह रहे हैं यहां पर कि सांख्यिकी के बिना जो होगा वो इस तरीके से होगा जिसके कोई पतवार नहीं, कोई दिशा सूचक नहीं होगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो सांख्यिकी है वो हमेशा क्या होती है सर? सांख्यिकी जो होती है, स्टैटिक्स जो होता है, आंकड़े जो होते हैं हमारे पास, अगर हम इन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा हमेशा ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होते हैं, क्योंकि आंकड़े हमेशा नंबर में होते हैं। इसमें फैक्ट्स को एग्रीगेट किया जाता है और इस डेटा का कलेक्शन करके हम इसको बनाते हैं। और स्टैटिक्स के अंदर हमारे पास जनरली जब सबको लेते हैं तो पॉपुलेशन आता है, जब सबको लेते हैं तो पॉपुलेशन होता है, और याद रखना जब उसमें से कुछ को लेते हैं तो वो सैंपल होता है। इस से एक पॉपुलेशन होता है हमारे पास, एक सैंपल होता है जनरली तौर पर। ये दोनों तरीके का यूज किया जाता है स्टेट्स के अंदर, ये बात सही होंगी। जब भारत में जनगणना विभाग द्वारा आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है, जब हम सीधे तौर पर डायरेक्टली तौर पर हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, जहां पर प्राइमरी रूप से डेटा का कलेक्शन करते हैं, मूल रूप से करते हैं सर, डायरेक्टली करते हैं, मूल करते हैं, यानी कि जहां पर कोई आता है और एग्जैक्टली डेटा को कलेक्ट करता है सर, उसे क्या कहते हैं? जब डेटा का कलेक्शन होता है याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं? उसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। जैसे जनगणना अधिकारी होंगे जो 2021 से अब तक आ जाने चाहिए थे लेकिन नहीं पहुंचे हैं सर, भी शुरू करवा दे भाई, ऑब्वियस करेंगे कोशिश, और फिलहाल आप याद रखिए उसे प्राइमरी कहने वाले हैं। एक टेस्ट मैच में बल्लेबाज द्वारा शतक लगाने की प्रायिकता 2/5 है, तो 5 मैच में वो शतक नहीं लगाएगा, इसकी प्रायिकता क्या होने वाली है? देखो यहां पर सवाल जो है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया, और पॉसिबिलिटी है एग्जाम में कि प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना, अगर वो कहता है शतक लगाने की प्राथमिकता क्या हो, प्रायिकता क्या होगी, और एक है शतक ना लगाने की, देखो शतक लगाने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो हमेशा याद रखो शतक कितना लगा रहा है वो 2/3, हर मैच में 2/3 लगा रहा है, तो इसकी प्रायिकता 2/3 होगी। 5 बार इसको गुणा कर लीजिए 2/3 को। अब वो पूछ रहा शतक ना लगाने की कितनी होगी, तो याद रखना शतक नहीं लगा रहा उसकी प्रायिकता कितनी है। तो जब हम शतक ना लगाने की प्रायिकता की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना भाई यहां पर 1/3 हो जाएगा। अगर वो शतक नहीं लगा रहा है तो वो 1/3 कहलाएगा। अब आप इसको मल्टीपल कर लीजिए 5 बार लिखने के बाद, और इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे 5 बार के बाद 1/2, क्योंकि ऊपर की वैल्यू क्या रहेगी सर 1 रहेगी, और नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, नीचे की वैल्यू जो है वो 243 हो जाएगी। और 2 को 2 से गुणा, 2 से गुणा, 2 से गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अगर शतक लगाने की पूछता है तो 32/243 हो जाती है, और अगर ना लगाने की पूछेगा तो 1/243 हो जाएगी। अब क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके लिए आसान होते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा मैं सारे कराऊंगा लगभग, लेकिन तब आपको देखना पड़ेगा सैंपल जो होता है वो किसका सबसेट होता है। सर 1/3 कहां से आया है मेरी बात बताना भाई? जावेद अख्तर, मोहम्मद सलीम, याद रखना बिल्कुल ये रहेगा आपके पास। देखो इस सवाल में मैं कह रहा हूं आपसे एक बात सोचो जरा,
कोई भी चीज क्या होती है सर, कोई भी चीज एक होती है। कोई भी चीज कितनी होती है, वो एक होती है। या कोई भी चीज क्या होती है सर, वो 100% होती है। उसे एक भी कह सकते हो, 100% भी कह सकते हो। अब वो कह रहा है कि शतक लगाएगा, इसके चांस है 67%, यानी 2/3। तो अगर 100% में से 2/3 चांस ये कि शतक लगाएगा, कोई काम हो जाएगा, बाकी जो 33% बच गया उसका मतलब है वो नहीं होगा। भाई अगर 2/3 है शतक लगाने की प्रायिकता, तो 1/3 होगी ना लगाने की प्रायिकता। ये तो बात समझ पा रहे हैं आप मेरी। तो इसलिए याद रखना सर, ये अगर 2/3 है लगाने की, तो 1 में से माइनस कर दें, तो 1/3 जो बच गया वो है ना लगाने की। एक मैच में नहीं लगेगा 1/3, दूसरे में भी नहीं लगेगा 1/3, तीसरे में भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 मैच में, तो हमने इसको 5 बार कर दिया। एक मैच में 1/3 था, तो 5 मैच में इसको मल्टीपल कर दिया। तो सैंपल किसका सबसेट होता है, याद रखना, सैंपल हमारे पॉपुलेशन का, जिसमें हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, वो पॉपुलेशन है। और उसी में से जब हम सैंपलिंग कर लेते हैं, याद रखिएगा, तो वो हमारा सैंपल बन जाता है। हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती है भाई, याद करो। अब मुझे बताओ जल्दी से सर, हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती है, जिसमें एक एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, एक इंक्लूसिव सीरीज होती है, और एक हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम निकालते हैं सर, क्यूमुलेटिव वाली सीरीज होती है। देखो याद रखना, जब हमारे पास एक सीरीज बनती है, मान लीजिए इस तरह से 0 से 10, 10 से 20। अब यहां पर याद रखना भाई, 0 से 10 लेंगे, 10 से 20 लेंगे, और 20 से 30 लेंगे सर, तो इसमें आप मुझे बताओ 10 किधर होगा, 10 किधर होगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? तो आप इसे कहोगे ये एक्सक्लूसिव सीरीज होगी। याद रखना, जब हम ऊपर वाले को छोड़ देते हैं सर, क्योंकि जो 10 होगा वो यहां नहीं लिया जाएगा, यहां पर लिया जाएगा 10। 20 जो है वो इस वाले में नहीं लेंगे, बल्कि इस वाले में लेंगे। इसे एक्सक्लूसिव कहते हैं। अगर मैं लिख दूं इसे 0 to 9, 10 to 19, तो आप कहेंगे सर 20 to 29, इस तरीके से मैं बना दूं, तो आप क्या कहोगे सर, इसमें 0 और 9 दोनों लेंगे, इसमें 10 19 दोनों लेंगे। इसे बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, याद रखना। और जब मैं ये कहता हूं कि ऐसे लिख दूं 10 से कम, 20 से कम, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, कि सर 10 से कम जो होंगे उनकी संख्या 20 से कम वाले में भी आएगी। और मैं कह दूं 30 से कम, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज। इसे क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव सीरीज होता है सर इसमें, क्योंकि उससे पहले वाली वैल्यू भी इंक्लूड होती है। यहां पर एक्सक्लूसिव सीरीज में पूछा है क्या होगा, तो आपने कहा जो अपर लिमिट है वो नहीं ली जाती उसमें, क्योंकि अपर लिमिट जो होती है वो अगले वाले में ली जाती है। जब कोई एक्सक्लूसिव सीरीज बनती है तो उसमें अपर सीरीज जो है उसको शामिल नहीं किया जाता। अगर इंक्लूसिव बनती है तो उसमें अपर और दोनों को शामिल किया जाता है, याद रखना। यानी अगर इस सवाल में इंक्लूसिव पूछा होगा तो आंसर ए हो जाएगा, और अगर एक्सक्लूसिव पूछा होगा तो आंसर डी हो जाएगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मैंने कहा ना, आराम से चलिए भाई, एक बार बात समझते हुए बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। एक संख्या दी गई 1 से लेकर 20 तक, टिकट मिलाए जाते हैं और उनके बीच प्रायिकता इस बात की निकालनी है कि उसका नंबर या तो 3 आएगा या 5 के गुणा में होगा, या तो 3 के गुणा में होगा या 5 के गुणा में होगा। यानी इसकी प्रायिकता मुझे निकालनी है। देखो एक बार सीख लीजिए बस, तो बार बार क्वेश्चन नहीं करना है सर। यानी हमारे पास टोटल जो नंबर है वो 20 है, और मुझे प्रायिकता इस बात की निकालनी है कि वो तो या तो 3 का गुणा या 5 का गुणा होगा। अब देखो 3 के गुणा का मतलब है 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। 3 6 9 12 15 होगा, याद रखना। या तो भाई 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अगर 5 की गुणा की बात करूं, चलिए अभी, या 12 होगा या 15 होगा या 18 होगा। अगर 5 के गुणा की बात करूं, 5 के गुणा की, या तो 5 होगा या 10 होगा या 15 होगा या 20 होगा। यानी 15 क्योंकि 2 बार आ रहा है तो एक बार कट मार देंगे, क्योंकि सर एक ही बार ले सकते हैं। अब देखिए, अब मुझे पता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर आ सकते हैं। ये 9 नंबर आ सकते हैं कितने में से, 20 में से। यानी 20 में से 9 नंबर आ सकते हैं सर। तो 9/20 जो होगी वो इस बात की प्रायिकता हो गई कि उसका नंबर 3 आएगा या 5 के मल्टीपल में आएगा। और अगर ये पूछ ले कि 3 या 5 के गुणा ना आने की प्रतिक्रिया प्रायिकता क्या होगी, तो आपने कहा 9/20 अगर आने की है, अगर इसे 1 में से माइनस कर देंगे, यानी सीधा सा 11/20 कर देंगे, तो वो इस बात की होगी कि 3 या 5 या उसका गुणा नहीं आएगा। मेरे भाई बात याद रखिएगा, यह प्रायिकता को भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है।
अच्छा, मुझे बताएंगे यहां पर, जब वे सारणी जो अंकों को और उनकी होने वाली बारंबारता को दर्शाती है उसे क्या कहते हैं? जब हम फ्रीक्वेंसी की अक्रेंस को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? उस टेबल को हम क्या कहते हैं? जनरली आपने देखा होगा सर, हम जब टेबल्स बनाते हैं कि जैसे हमारे पास 4 है, तो अब ये 4 जो है वो 3 बार आया तो हम इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए 5 नंबर है जो 6 बार आया तो हम इसको इस तरह से कट मारते हैं, फिर एक बार लिखते हैं। तो इस तरीके से करते 3 का मल्टी 6 डिजिट के लिए, 5 का मल्टी कम क्यों भाई? 3 1 से लेकर 20 तक है ना, 5 का मल्टीपल क्या क्या बन सकता है? 5 का 5 बन सकता है 10 या 15 या 20, 5 की गुणा में यही तो आ सकता है ना भाई। भाई 1 से 20 तक ही तो जाना है ना सलीम, उसके आगे तो नहीं जा सकते। और 3 का मल्टीपल होगा 3 6 9 12 15 और 20 18 बन सकता है। तो आपने कहा जब हम इसको कहते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, जिसके थ्रू हम ये इसको नंबर्स को दिखते हैं और उसकी बारंबारता को दर्शाते हैं। चलिए, अब मुझे बताना है कि अगर हमें यह कहा जाए कि एक संख्या है हमारे पास, जनसंख्या, और हमने ये फिक्स कर लिया उस संख्या के अंदर कि हमें जो है वो इसका बिल्कुल एग्जैक्टली 10वां पद ही लेना है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास टोटल 100 नंबर हैं, हमारे पास 1 से लेकर 100 नंबर तक है हमारे पास कुछ भी। अब हमने कहा सर ये 100 नंबर है लेकिन हम सबको नहीं ले सकते, हमें कोई 10 लेना है, और हमने ये बात फिक्स कर दी कि हम इसमें कौन सा लेंगे। अगर 5 15 25 इस तरह से लेंगे तो ये एक सिस्टेमेटिक हो गया तरीका, इसे कहते हैं सिस्टेमेटिक सैंपलिंग। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, याद रखना, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग कहा जाता है। तो मीन मॉड मीडियन बहुत अच्छे से कवर होंगे आपके पास, याद रखना। अच्छा, गुणोत्तर माध्य जो होता है हमारा, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है सर, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में क्या स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं दी गई? देखो, एक बात याद रखना है कि कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर अगर हमारी सीरीज में 0 आ जाता है सर, तो 0 आ जाने के बाद ज्योमेट्रिक मीन भी उसका 0 हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं एवरेज मीन जो होगा वो 0 नहीं होगा। और कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर हम एवरेज मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालें, देखो भाई ध्यान से समझना बात, कि सर अगर हम मीन निकाल रहे हैं, हम एवरेज निकाल रहे हैं किसी भी चीज का, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो एवरेज मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, हम इनकी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा याद रखो कि सिंपल वे में अगर देखा जाए तो एम जो होता है, एवरेज मीन जो होता है, वो ज्योमेट्रिक मीन से, और वो जो होता है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। सामान्य श्रेणी ये रहती है, इसका मतलब है कि ये कहना कि हमेशा जो अर्थमेटिक मीन से बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो ये गलत होगा, क्योंकि मैंने बताया हमेशा एम जीएम से बड़ा होता है और उससे छोटा एचएम से भी बड़ा होगा। तो ये कहना कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो एवरेज मीन से बड़ा होता है अर्थमेटिक से, ये बात आपकी गलत है। अब बात समझ पा रहे हैं मेरी? जल्दी से मुझे एक बार यस का कमेंट कर दें। प्रश्नावली के उपयोग से अगर आंकड़ों को संग्रह किया जा रहा है, एक प्रश्नावली बनाई गई, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आंकड़े कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी होगा, दोनों होंगे या कोई नहीं होगा? तो आपने कहा अगर प्रश्नावली बनाई जा रही है और फिर पूछा जा रहा है तो ये प्राइमरी का हिस्सा हो जाएगा। जैसे जनगणना में हमारे पास प्रश्नावली बनाकर, यानी हम ओरिजिनली डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जब ओरिजिनली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे प्रश्नावली कहेंगे। जब हम ये निकालते हैं कि डायग्राम बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो कौन सा डायग्राम होता है? जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डायग्राम होता है, उस कर्व को क्या नाम दिया जाता है सर? जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होता है। देखो, जैसे हम बहुत सारे कर्व बनाते हैं, अगर हम कुछ कर्व की बात करें, जैसे यहां पर हम लिखते हैं 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, हम इस तरीके से क्या करते हैं, नंबर बनाते चले जाते हैं, और इसी तरीके से नंबर यहां बनाते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से लाइंस बनती जाती हैं, या कुछ लाइन ऐसे बनती जाती हैं। और आपको याद होगा कि सर हम इकोनॉमिक्स में एक शब्द पढ़ते हैं जिसका नाम होता है लॉरेंज कर्व, वो कुछ ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए क्यों नहीं होगा? पहले मैं देख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 15 आप जो कह रहे हो वो कौन सा वाला है। हाँ, इट इज सटीक रूप से परिभाषित होता है, ये बात तो सत्य है ना भाई, ये प्रीशियसली डिफाइंड होता है, ये बात तो सत्य है। सवाल में पूछा है क्या है जो सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में जावेद मेरे भाई पूछा है क्या बात है जो सत्य नहीं है।
आप सत्य बात बता रहे हो, ये सभी वस्तुओं पर आधारित होता है भाई, ऑल आइटम्स ही लिए जाते हैं इसमें, बस ये होता है कि मल्टीप्लाई किया जाता है, ये अनुपात में होगा, औसत निकालने के लिए उपयोगी होता है, ये भी आप जानते हैं। तो सवाल कहां गलत हुआ सोचिए जरा, पूछा था क्या सत्य नहीं है। तो याद रखना इस वाले कर्व को, जिससे लॉरेंस कर्व भी बनाते हैं सर हम, इसी को ओजाइव कर्व कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को ओजाइव कर्व कहते हैं। इसका आपको पूरा यूज आना चाहिए कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन की माध्यिका को निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले सर सबको सीक्वेंस कर देंगे और सीक्वेंस करने के बाद देन हम उसका माध्यिका निकाल लेंगे। अब इसमें हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, दो चीजें हैं देखो, अगर x और y हैं और उन दोनों के बीच स्वतंत्र है, अगर दो चीजें दी गई और दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं तो उनके बीच जो कोरिलेशन होगा वो कैसा होगा। देखो कोरिलेशन जो होता है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, -1 जो होता है वो पूर्ण सह संबंध होता है और जो +1 होता है वो भी पूर्ण सह संबंध होता है। ये पूर्णता ऋणात्मक संबंध बनता है, ये पूर्णता धनात्मक बनता है। याद रखना, नंबर जितना 0 के करीब आता है सर, यानी बीच में 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया सर, जो 0 नंबर आपके पास आएगा वो बताएगा कोई संबंध नहीं है। तो जब कोई संबंध नहीं होगा तब 0 हो जाएगा, और जितना वो 1 के करीब होगा, जितना वो 1 के करीब होगा, यानी जितना बड़ा नंबर होगा, चाहे माइनस की साइड हो या प्लस की साइड हो, वो संबंध को उतना ज्यादा करेगा। तो उन्होंने कहा दो स्वतंत्र चर हैं, इसका मतलब है उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, तो आंसर होगा 0। अगर दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो आंसर कितना होगा, तब आंसर आपका 0 हो जाएगा। चलिए भाई, इनमें से किसने कहा है कि स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। स्टैटिक्स जो है वो साइंस है, और वो साइंस किस चीज का है मेरे भाई बताइए मुझे, वो साइंस हमारा किस चीज का है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये स्टेटमेंट दी गई है। तो ये स्टेटमेंट के आधार पर एक सवाल बन रहा है, उस सवाल का आंसर आपको करना है कि ये बात किसने कही है। सर ये बात बॉडिंगटन के द्वारा कही गई है। सांख्यिकी जो है वो अनुमानों और संभावितों का विज्ञान है। ये बात किसकी है, बॉडिंगटन के द्वारा कही गई है। चलिए, बॉडिंगटन के द्वारा। अगला सवाल है, जब क्रम के अनुसार, समय के अनुसार डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं सर, तब उसे क्या कहा जाता है। जब हम समय के हिसाब से डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं, काल क्रमानुसार करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो काल क्रम का मतलब होता है समय के हिसाब से, इसे टेम्पोरल भी कहा जाता है, समय के हिसाब से कहते हैं। क्रोनोलॉजिकली बात समझने का मतलब है एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, आप चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग, यानी हमेशा। अच्छा, दो रेखाएं एक दूसरे से जितनी दूर होंगी उनके बीच का संबंध कैसा होगा, आप अंदाजा भी लगा सकते हो सर। अगर दो रेखाएं बनाई जाएं और दोनों के बीच बहुत दूरी बनाई जाए, तो आपको याद रखना है जितनी पास होंगी, जितनी पास होंगी, अगर पास होंगी रेखाएं तो संबंध ज्यादा होगा, और अगर रेखाएं दूर होंगी तो उनके बीच संबंध कम होगा। तो याद रखना है कि अगर दो रेखाएं हैं और वो दूर दूर पर है, तो इसका मतलब उनके बीच जो संबंध है वो कम हो जाएगा, और जितना पास होंगी उनके बीच संबंध उतना ज्यादा हो जाएगा। दो चरों की स्थिति में केवल एक ही प्रतिगमन रेखा होगी, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं लेकिन दोनों की लाइन इतनी क्लोज है, इतनी पास है कि उनके लिए जो रेखा बनेगी वो एक ही बनेगी। तो जरा अंदाजा लगाइए मुझे और बताइए भाई, इसका आंसर आप क्या करोगे सर। अगर दो रेखाएं होंगी और दोनों की रेखाएं इतनी पास होंगी कि वो एक हो जाएंगी, भाई मैंने कहा ना जितनी दूर होंगी संबंध कम होगा, पास आएंगी संबंध बढ़ेगा, इतनी पास आ गई कि दोनों एक हो जाएंगी, तो आप कहोगे सर उनके बीच जो संबंध है वो पूर्ण हो जाएगा, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। भाई अधिक होता जाएगा, जितना पास आते जाएंगे अधिक होता जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो गई तो संबंध 100% हो जाएगा, इसका मतलब पूर्ण हो जाएगा। भाई अब तो कोई गैप नहीं बचा ना, ये ध्यान रखना। तो संबंध पूरा हो जाएगा, बिल्कुल फुल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, यानी प्लस का एक या माइनस का एक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। सह संबंध क्या निकालता है सर, सह संबंध क्या निकालता है, सह संबंध क्या फाइंड आउट करता है, कोरिलेशन जो है वो हमारा क्या कैलकुलेट करता है।
तो कोरिलेशन क्या फाइंड आउट करता है? देखो, जो सह संबंध है सर वो क्या फाइंड आउट करता है? मटेरियल चाहिए यूपी पीजीटी 2022 प्रिपरेशन के लिए, बिल्कुल करेंगे भाई। देखो, सह संबंध जो होगा वो दो चरों के बीच में क्या संबंध है, क्या निर्भरता, क्या रिलेशन है सर, उसको डिफाइन करता है। अच्छा, कोरिलेशन जो होगा उसका मैक्सिमम नंबर कितना होगा? यहां पर न्यूनतम भी आ सकता है, याद रखना। तो मैंने बताया -1 से +1 तक, -1 से लेकर +1। तो -1 और +1 जो होगा ये ऋणात्मक संबंध के लिए, धनात्मक संबंध के लिए होगा। तो जो प्लस का 1 होगा वो सबसे अधिकतम मूल्य होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जल्दी से एक बार यस कह दें कि बात पूरी तरह से क्लियर हो रही है भाई। अच्छा, दो चरों के बीच अगर संबंध निकालना है, उस संबंध की जो डिग्री निकालनी है उसे क्या कहेंगे सर? अगर दो चर हैं और उन दो चरों के बीच जो संबंध है उसको फाइंड आउट करना है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो दो चरों के बीच के संबंध को ही हमने कोरिलेशन कहना है। कोरिलेशन पर सवाल बहुत बार पूछा गया है। अगर हम कोई भी समंक दिए गए और उनको 4 बराबर भागों में बांटते हैं सर, तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी नंबर दिए गए और उनको 4 भागों में बांटा जाए, यानी किसी भी नंबर को अगर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, किसी भी नंबर को 4 भाग में, जनरली किसी को 10 भाग में बांट सकते हैं, किसी को हम कितने भी भाग में बांट सकते हैं मुख्य तौर पर, लेकिन हमें पता है इसको अगर हम 2 भाग में बांट दें हाफ हो जाएगा, 4 में भाग दें क्वार्टर हो जाएगा, 10 में कर दें डेसिमल हो जाएगा, 100 में कर दें तो परसेंटाइल हो जाएगा। 4 भागों में बांटने को चतुर्थक कहते हैं, 10 भागों को डेसिमल कहते हैं, 100 भागों को यहां पर परसेंटाइल। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको बताना है दो श्रेणियों के बीच में ऋणात्मक सह संबंधित हैं, तो ऋणात्मक सह संबंध का क्या मतलब होगा? अगर यहां दो चीजें दी गई हैं और स्पेसिफिक तौर पर याद रखना है, दोनों के बीच जो संबंध दिया जा रहा है सर वो ऋणात्मक रूप से सह संबंधित है दूसरे से, तो ऋणात्मक का मतलब होता है वो दोनों विपरीत दिशा में होंगी तो ऋणात्मक होंगे, और अगर सेम दिशा में होंगी, एक ही डायरेक्शन में होंगी, तो वो धनात्मक हो जाता है। जब दो अलग अलग डायरेक्शन में होंगी तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। अगर दो चर दिए गए और उन दोनों चरों के बीच का जो सह संबंध, जो गुणांक है वो -1 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब है? अगर दो चर दिए गए और दोनों चरों के बीच में जो सह संबंध है वो -1 है, याद रखिएगा, तो वह चर आपस में कैसे हो सकते हैं सर? आपने कहा +1 हो या -1 हो फर्क नहीं पड़ता, ये परफेक्टली कोरिलेटेड हो जाएंगे। हाँ, बस ये ध्यान में रखना है सर, अगर यहां ऑप्शन में पॉजिटिवली परफेक्टली होता, नेगेटिवली परफेक्टली, तो हम डिफाइन करते, लेकिन हमें पता है अगर दोनों के बीच 0 हुआ संबंध तो आता है वो नॉन रिलेटेड होगा, परफेक्टली होंगे, पूर्ण रूप से होंगे। अच्छा, अगर मुझे माध्यिका निकालनी है तो इसमें से कौन सा ग्राफ बनाऊंगा जो मैं वो माध्यिका निकालने के लिए बेनिफिटेड होगा? हम इसमें से किस ग्राफ की मदद से माध्यिका को निकाल सकते हैं, मीडियन को निकाल सकते हैं? मेरे भाई याद रखना, जो मैं औजाइव कर्व बनाता हूं जिसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं, याद रखना औजाइव कर्व जो होता है इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। अगर ये नाम में ना मिले तो ये मिल सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो औजाइव कर्व आपने बनाया था, इस तरीके की एक लाइन वगैरह बनती है सर, ये इस तरह से कोई लाइन बनती है जो उसके थ्रू हम यहां पर क्या करते हैं, मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, जो स्क्वायर, जो पाई चार्ट होता है, वर्ग चित्र होता है, जो स्क्वायर पिक्चर होती है, जो पाई चार्ट होता है, उस पाई चार्ट को हम क्या कहते हैं? वर्ग चित्र को क्या कहते हैं? जो पाई पिक्चर नहीं है भाई, पाई चार्ट बनाया जाता है बेसिकली, वो पाई चार्ट जो होता है वो कितने डायमेंशनल होता है? देखो, अगर आप कोई क्यूब से निकाल रहे हो, अगर आप कोई स्फेयर बना रहे हो उससे निकाल रहे हो, तो मेरे भाई याद रखना क्यूब वगैरह से निकालना, स्फेयर वगैरह से निकालना, ये डायमेंशनल कहलाते हैं कि वो 2 डायमेंशनल होगा, 1 डायमेंशनल होगा। अब देखो यहां पर कुछ चीजें आपको याद भी करनी है। देखिएगा भाई, तो जब हम कोई भी लाइन वगैरह बनाते हैं, देखो अगर पूछे लाइन क्या होता है सर, अगर हम कोई लाइन बना रहे हैं वो 1 डायमेंशनल होती है। जब हम कोई पाई चार्ट बना रहे हैं, मान लीजिएगा अगर हम कोई भी पाई चार्ट बना रहे हैं, कोई सर्कल, कोई स्क्वायर, कोई ट्राइंगल बना रहे हैं, तो याद रखना कोई भी पाई चार्ट बना रहे हैं हम, यहाँ पर पाई चार्ट उसी को कहते हैं ना, कोई स्क्वायर बना रहे हैं, कोई ट्राइंगल बना रहे हैं सर, ये 2 डायमेंशनल है। अगर हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, जैसे कि हम कोई पिरामिड वगैरह बना रहे हैं, पिरामिड बना रहे हैं, कोई हम यहाँ पे क्यूब्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं,
ये हमारे 3 डायमेंशनल हो जाते हैं। तो ये डायमेंशन पूछी जाती है, एक बार याद रखना, और बिल्कुल हम वहां से बात कर लेंगे कि बता दिए पर कॉन्टेक्ट दे दीजिए। चलिए भाई मैं बताऊंगा, अभी आपका क्वेश्चन निकल गया। अच्छा, फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहा जाता है, इसको लेकर बड़ा डाउट है, क्योंकि एग्जैक्टली कहीं कोई आंसर नहीं दिया गया कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। लाइन अगर पूछेगा तो याद रखना वो 1 डायमेंशनल होती है, पिरामिड अगर पूछेगा तो हमेशा वो 3 डायमेंशनल होती है। तो सांख्यिकी के जन्मदाता कौन होंगे, इस बात को लेकर अभी तक कोई भी बात नहीं की गई। अच्छा, अगर हम औसत दर की गणना करने में सबसे बेहतर होगा, माप समृद्धि की औसत दर करने में सबसे प्रयुक्त होगा, सबसे बेहतर होगा, मैंने बताया जब आप औसत निकाल रहे हो तो सबसे बेहतर क्या होगा सर, सबसे बेहतर जो होगा वो हमेशा क्या होने वाला है, वो ज्योमेट्रिक होने वाला है। सबसे बेहतर का जब भी जिक्र होगा, सबसे बेहतर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होगा, सबसे उपयुक्त जो होगा। जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाएं ली जाती हैं, जब यहां पर हम निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते, दोनों को जोड़ते हैं सर, उसी को इंक्लूसिव कहते हैं। जहां दोनों आ जाती हैं वो इंक्लूसिव हो जाता है, जहां दोनों आ जाएंगी वो इंक्लूसिव हो जाएगा। जब किसी को 10 भागों में बांटे वो दशमक है, 10 भागों में बांटे वो चतुर्थक है, 10 में भागे वो माध्यिका है। तो आपने कहा जब 10 में भागे जाए, 10 बराबर भागों में तो दशमक होता है, 100 में बांटा जाए तो वो क्या हो जाता है सर, वो शतमक हो जाता है। ये बात याद रखना। अगर कोई एरर आ रहा है और वो अधिग्रहण, यानी जब डेटा हम मूल रूप से ले रहे हैं सर, प्राइमरी रूप से डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, तो डेटा को प्राइमरी रूप से कलेक्ट करने के लिए आप मुझे बताइए प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, मेरे भाई नाम बताओ। तो आपने कहा सर जब डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें अगर आ रही है तो नॉन सैंपलिंग, अगर उसमें से सैंपल लेने समय आ रही है तो सैंपलिंग है, और अदरवाइज वो नॉन सैंपलिंग है। देखो जब पूरी जनसंख्या में आप कर रहे हो, जब आप जनसंख्या में कर रहे हो, कोई डेटा ले रहे हो शुरू में ही, और जब इसमें से आप सैंपल बना रहे हो, अगर जनसंख्या करते समय यानी ओवरऑल करते समय आए तो नॉन सैंपलिंग होती है, और अगर वो सैंपलिंग के दौरान आए यानी डेटा को जब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो वो सैंपलिंग हो जाती है। डिपेंड करेगा अब, क्योंकि डेटा अधिग्रहण क्या होता है, सैंपल करना या फिर जनगणना, पूरी जनसंख्या होती है सर। एक सामान्य एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना, अगर कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सर, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा मीन मॉड मीडियन तीनों बराबर आते हैं। अगर कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर मीन मोड और मीडियन जो होते हैं वो तीनों वैल्यूज हमेशा बराबर आती हैं। ये बात याद रखना, ऑल थ्रीज आर इक्वल। एक नॉर्मल कर्व में ये तीनों वैल्यूज हमेशा बराबर आती हैं। अगर कोई भी हम निकालते हैं क्रोनोलॉजिकल शब्द में, तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब मैंने बताया जो होता है कि कॉल यानी ऑन, क्लास डिफरेंस नहीं भाई, कॉल यस कॉल नहीं भाई, समय ऑन टाइम। तो मैंने बताया जो टाइम के हिसाब से निकलेगा वो क्रोनोलॉजिकल होगा, ऑन टाइम कहा जाएगा जिसे समय के हिसाब से। अगर कोई रिसर्चर है और वो डेटा कलेक्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से अगर किया जा रहा है, मौलिक रूप यानी मूल रूप से कोई डेटा कलेक्ट किया जा रहा है सर, तो क्या होगा, अगर कोई भी डेटा है जो मौलिक रूप से किया जाएगा तो उसको प्राइमरी कहा जाएगा। मौलिक रूप से अगर कोई भी डेटा होगा तो उसे प्राइमरी कहा जाएगा। जनरली तौर पर एक परिवार के खर्चों को दर्शाना है तो कौन सा डायग्राम जो है वो बनाना बेहतर होता है, तो हमेशा याद रखना जब हमें कोई भी ऐसे खर्चे जो बहुत सारे हों हमारे, जैसे सरकार बजट बनाती है उसमें बताती है कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां पैसा जाएगा। अगर मुझे कंपेयर करना हो, मुझे तुलना करनी हो अलग अलग वर्षों के बीच में, अलग अलग क्लास के बीच में, तो मेरे लिए जरूरी होता है हम 12 डायग्राम बना लें। देखो भाई ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे तो मेरे भाई याद रखना ये क्या होगा सर, इसे कंपेयर हो जाएगा आसानी से। लेकिन जब मैं इसको बनाऊंगा तो इसमें एक ही वर्ष में होगा, कंपेयर होगा किसके बीच में, ये आपस में कंपेयर हो जाएगा भाई खर्चे को लेकर। इसको बोलते हैं पाई डायग्राम, सर्कुलर पाई डायग्राम बोलते हैं। ये सब जितने भी ग्राम बनते हैं उनको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ये सारे ग्राफों को पिक्टोग्राफ कहते हैं। अगर हम हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं सर तो इसका क्या मतलब होगा, बताइए मुझे। अगर मैं हार्मोनिक मीन निकाल रहा हूं तो क्या मतलब होगा, चलिए बताइए मुझे। अगर मैं हार्मोनिक मीन निकाल रहा हूं भाई तो क्या होगा। भाई देखो इवेंट शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग भाई सभी, क्योंकि आप जानते हैं ये नया चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इन पर क्लासेस बढ़ें और आपके लिए कुछ अच्छा हो तो भाई ऑब्वियस स्टूडेंट का होना भी जरूरी है।
तो कैरियरविल टीजीटी पीजीटी आपके लिए स्पेशली आ रहा है। तो आपने कहा सर जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी उल्टा करके वैल्यूज को निकालते हैं इस तरह से, मैंने बताया 1/x1, जब इस तरह से निकालते हैं रेसिप्रोकल करके, तो वो हो जाता है हमारा हार्मोनिक। अगर हम डेटा को कैटेगराइज कर रहे होते हैं, उस डेटा को कैटेगराइज करने को क्या कहते हैं? देखो, किसी भी डेटा को कैटेगराइज किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्लासिफिकेशन करना। जो पहला काम होता है वो सबसे पहले होता है डेटा को कलेक्ट करना और उसके बाद उस डेटा को क्लासिफाई करना। तो डेटा को कलेक्ट करना होता है। अगर एक प्रतिगमन यानी एक रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू मोर देन 1 है तो दूसरे की क्या होगी? भाई दो चीजें हैं और दोनों की वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, अगर एक की वैल्यू मोर देन 1 है तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी भाई? तो दूसरे की वैल्यू याद रखना, कभी भी ऐसी पॉइंट आप ध्यान से देखो तो हमेशा याद करो, अगर एक की वैल्यू मोर देन 1 है तो दूसरे की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जब हम व्युत्क्रम करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं और उसके बीच डिफरेंस निकालते हैं, तो मैंने अभी अभी आपको बताया किसी भी चीज को रेसिप्रोकल कर दिया जाए और रेसिप्रोकल करने के बाद अगर आप निकाल रहे हो सर, उसको हमने हार्मोनिक मीन कहना है। उसी को हमने हार्मोनिक मीन कहना है, रेसिप्रोकल करके। अगर हम प्राथमिक डेटा को द्वितीयक डेटा की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, इसका क्या क्यों मतलब होता है? देखो, याद रखना कि प्राइमरी डेटा की क्या वजह होती है सर, हम प्राइमरी डेटा क्यों ज्यादा बेहतर मानते हैं द्वितीयक के मुकाबले? जो प्राइमरी है वो ज्यादा अच्छा होता है द्वितीयक के मुकाबले, क्यों? क्या वजह बताओगे आप कहोगे सर क्योंकि प्राथमिक में ज्यादा एक्यूरेसी है, क्योंकि उसमें सब कुछ लिया जाता है, समय ज्यादा लगता है, ये नुकसान तो है, फंड बहुत ज्यादा लगता है, ये भी नुकसान है, लेकिन यहां एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है सर, क्योंकि जब हम इसमें कोई सैंपलिंग नहीं कर रहे, ओवरऑल सब ले रहे हैं, तो ये हमारा सैंपलिंग। जो डेटा कलेक्ट करने वाले होते हैं, जो शेड्यूल्स फिल्ड की जाती हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए, जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनेयर होते हैं हमारे, उनको क्या बोला जाता है सर? ऐसे लोगों को हम एन्यूमरेटर बोलते हैं, जो हमारे डेटा का प्राइमरी रूप से कलेक्शन करते हैं। द्वितीयक डेटा क्या होगा? देखो, जो प्राइमरी रूप से आने के बाद पब्लिश कर दिया जाता है और फिर उस डेटा का इस्तेमाल कोई और करता है तो वो सेकेंडरी हो जाता है। जब मूल रूप से डेटा लिया जाए और उसके बाद उस डेटा को, जैसे कि एसबीआई की रिपोर्ट आई कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने करी, गवर्नमेंट ने करी, ये किसी ने भी की हो सर, अगर आप इसको बनाएंगे तो ये प्राइमरी था, लेकिन अब इसका यूज पब्लिश कर दी गई और जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसके लिए सेकेंडरी हो जाएगी। जो डेटा इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? अब जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है तब क्या कहते हैं सर? तो आप जानते हो इन्वेस्टिगेटर करेगा तो मौलिक रूप से करेगा, उसी को हमने प्राइमरी का नाम देना है, ये याद रखना। जब हमें यह पता चले कि जनसंख्या अनंत है, यानी इसका मतलब यह है कि सर ये पॉसिबल नहीं है कि सबको कवर कर पाए, तो हम क्या करना चाहिए? जब हमें यह पता चले कि हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, तो जनरली तौर पर हमें क्या करना चाहिए सर? हमें सैंपल कर लेना चाहिए। अगर हमें यह लगता है हम सब कुछ कवर नहीं करते सकते, तो हमें सैंपल कर लेना चाहिए। द्वितीयक स्रोत क्या है हमारा? द्वितीयक स्रोत के बारे में बात करें, द्वितीयक स्रोत क्या है सर? तो द्वितीयक स्रोत जो हमारे पास होंगे, तो द्वितीयक स्रोत में याद रखिएगा, जब भी हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे तो द्वितीयक स्रोत निकल कर आएगा। तो हमेशा याद रखें, ये क्या कहेगा सर? या तो हम किसी और पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करा हो तब हम उसकी बात करेंगे, या और ये भी कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर से लिया, लेकिन ये ज्यादा रिलायबल है, ये गलत बात है। ये बात गलत है सर, क्योंकि ज्यादा रिलायबल नहीं है। अगर आप लॉटरी निकाल रहे हो तो लॉटरी निकालना कौन सी सैंपलिंग में आता है? भाई लॉटरी निकाल रहे हैं अगर आप, तो इसमें आपने सर कोई भी नंबर दे दिए गए और उनमें से आपने लॉटरी निकालने का मतलब है रैंडमली किसी को सेलेक्ट कर लिया है। जिसे लॉटरी को निकाला जाता है तो रैंडम सैंपलिंग होती है। लॉटरी को निकालना क्या होता है सर? रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। इसमें कौन सी एक द्वितीयक डेटा को कलेक्ट करने की विधि है बताइए मुझे? द्वितीयक के अंदर आती है, बताइए मुझे कौन सा होगा?
कौन सी होगी जो सेकेंडरी के अंदर आती है? देखो याद रखना, सेकेंडरी के अंदर क्या होता है सर, सेकेंडरी के अंदर जो होता है वो डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, चाहे पर्सनल करो, ओरल करो या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ये सब प्राइमरी होती है। इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं जो सेकेंडरी होगी, इनमें से कोई भी नहीं है जो सेकेंडरी होगी। जब हम सैंपलिंग करते हैं और सेंसस यूज करते हैं तो इनके बीच तुलना की जाती है। देखो बहुत सारी रीजन है, आप जानते हैं कि सर अगर हम सैंपलिंग कर रहे हैं तो उसके अपने बेनिफिट होते हैं लेकिन लॉस भी होते हैं। अगर हम बात करें सेंसस की तो उसके भी अपने बेनिफिट और अपने लॉस होते हैं। याद रखना, सैंपलिंग और सेंसस के अपने बेनिफिट भी हैं और अपने लॉस भी हैं। अब मुझे बताइए, अगर रैंडम सैंपलिंग यूज कर रहे हैं तो यूनिवर्स की हर चीज को चुना जाएगा, इसकी चांस कितने हैं? अगर रैंडम सैंपलिंग यूज कर रहे हैं तो हर चीज को चुने जाने की संभावना कितनी है? अगर एक चीज को चुने जाने की संभावना, यूट्यूब चैनल न्यू है सर, बिल्कुल नया बनाया, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए बनाया गया है, लेकिन आप कुछ मेहनत करें भाई इसके लिए तो बताऊं मैं आपको फिर अब नई चीजें। अगर आप कुछ एफर्ट्स करके दिखाएंगे तो भाई मैं आपको कल का एक नया वादा करूंगा, और वो कल का नया वादा मैं आज कर देता हूं। मैं कल लेकर आ रहा हूं इकोनॉमिक्स के टॉप 100। कल संडे है, वैसे टाइम बताऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं लेकर आ रहा हूं इकोनॉमिक्स के टॉप 100 क्वेश्चंस। वो आपके लिए बड़े जबरदस्त होने वाले हैं, ठीक है, और उसमें से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर, बिल्कुल कराऊंगा भाई। चलिए, अगर हम जनसंख्या के आकलन का बात कर रहे हैं, उसकी यूज कर रहे हैं भाई यहां पर पर्सनल तरीके से, अगर हम यहां पर बायस्ड होकर काम कर रहे हैं तो उसकी बात भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर वेरिएंस 625 है तो मानक विचलन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सर, मैं टाइम बताऊंगा भाई अभी शेड्यूल डिसाइड करके। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है सर, हमारा हम ये निकालते हैं कि हमारी जो वैल्यूज, इसे कहते हैं सम, ये याद रखना, ये सम होता है, यानी जो हमारा वैल्यू है एक्स, और उसमें से अगर हम एवरेज को घटा दें, उसका स्क्वायर कर दें, नंबर से भाग कर दें, तो ये हमारा बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है सर हमारा, ये हमारा पास एक स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का फॉर्मूला रहता है। यानी ये हमारा डिफरेंस को बता रहा है सर, ये डिफरेंस जो होते हैं हमारे, ये उनको डिफाइन करता है। इसे हमने कहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्योंकि ये स्क्वायर किया होता है हमने तो हम इसको यहां अंडर रूट कर लेते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो आता है, याद रखना, उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है उसको अगर हम स्क्वायर कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होगा वो हमारा वेरिएंस होता है। मेरी बात समझना, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर दूं तो वो वेरिएंस हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसने कहा कि वेरिएंस 625 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? आपने कहा अगर वेरिएंस 625 है तो याद रखो, वेरिएंस करना हो मुझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो इसको अंडर रूट कर देंगे, ये 25 हो जाएगा। भाई ध्यान से समझ लो, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, अगर वेरिएंस जो है उसका आप स्क्वायर कर देते, उसको अंडर स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो याद रखना, इस सवाल को भी बड़ा जबरदस्त है वेरिएशन के बारे में। अच्छा, अगर मैं यहां पर कहता हूं यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5n/9 है तो n का मतलब क्या होगा? फाइन n 5n/9 है तो n क्या होने वाला है? ये कुछ अजीब सा लग रहा है ना सवाल, कुछ अधूरा लग रहा है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है उनका माध्य जो होता है वो हमेशा n+1/2 ये होता है ना।
n बराबर 9 आएगा। n 9 ही आएगा भाई इसका, मेरे भाई आंसर 9 ही आएगा भाई धीरेन्द्र। चलिए 9 ही आएगा इसका आंसर। देखो ना भाई n प्राकृतिक संख्या है n, तो इसका माध्य क्या होता है, ये होता है, और ये दे रखा है हमें। अगर ये इसकी बराबर ये होता है तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 9 प्लस n 9, और यहां पर ठीक है सर, ये कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। 9 n प्लस 9 बराबर 10n हो जाएगा, ये n उधर चला गया तो n बराबर 9 हो जाएगा, आंसर तो ठीक हो गया ना भाई। चलिए भाई बड़ा सही है। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड सैंपल किसे कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड सैंपल किसे कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड सैंपल, स्तरीकृत। हम अलग अलग स्तर पे बात करते हैं जब हमें लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो पूरी एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है, हमारी जो पॉपुलेशन है बिल्कुल एक जैसी नहीं है सर, याद रखना। तो जब पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होगी तो याद रखना सैंपलिंग जो होगी, यानी जब पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं होगी, एक जैसी नहीं होगी, बहुत वैरायटी होगी, डिफरेंस होंगे, तो वहां स्ट्रेटिफाइड एक तरीका होता है ये डिफाइन करने का, याद रखना। अच्छा, जो सह संबंध होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है मैंने बताया। सह संबंध जो भी होगा सर उसका गुणक क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा वो कितना होने वाला है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा, आपने कहा सर ये इसका मतलब ये होता है आर, ये इधर लगा होता है यानी प्लस माइनस हो जाएगा, आर जो होगा वो प्लस माइनस का 1 होगा, यानी -1 से लेकर +1 तक होगा। ये इस तरीके से बनाया गया, ये लिखने का तरीका है इसका एक फॉर्मेट। ये आर रिलेशन को होता है, इधर दोनों तरफ बार लगा दिया जाता है। अगर मैं कहता हूं कि हम वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, देखो वेरिएंस कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो मेरे भाई याद रखना सीवी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का तरीका है सर, यहां पर जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका मीन से भाग करना। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, मीन निकालते हो सर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को विचरण कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना भाई, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये, तो यहां पर आप इसको 100 से मल्टीपल करने की जरूरत है या नहीं, तो आप इसे मल्टीपल कर सकते हैं 100 से मेरे भाई, बिल्कुल याद रखना। और ये इसके पास क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो इसका कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। यदि डेटा का वेरिएंस 121 है तो डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? अगर 121 है तो डेविएशन कितना होगा? मैंने बताया जो मेरा वेरिएंस है वो वेरिएंस का अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है सर 121 का जो होगा वो 11 हो जाएगा, 121 का जो है वो 11 हो जाएगा, याद रखना। देखो इस सवाल में भी इसमें मोड निकालना था, इस सवाल में आपको यह बताना है कि सर मोड क्या होगा, इस सवाल में बताना है मोड कौन सा होगा। तो आपने कहा सर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है सबसे ज्यादा इसमें है 11, ये 11 एक सीरीज दी गई है जो 25 से लेकर 30 तक की सीरीज है, और इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 11 है। अब मुझे ये बताना है कि इस 25 से 30 में से मोड क्या होगा। सर ये तो सीरीज निकल गई ना मोड की, मुझे ये बताना है इसमें से मोड क्या होगा। मेरे दोस्त याद कर लो, अब मोड कैसे निकालोगे सर, सीधा सीधा दिया होता कि 11 जो सबसे बड़ा ज्यादा बार आता है सीरीज में वो मोड होता है, लेकिन यहां तो बहुत कंफ्यूजन है सर, क्योंकि मोड जो है वो एक सीरीज के अंदर आ गया, अब सीरीज में कैसे करा जाए। जब कभी भी ऐसा कोई डेटा आएगा तब आप क्या करोगे, मोड निकालने का तरीका क्या होगा। देखो एक बात याद रखना, अगर कभी ऐसा आ जाए तो मोड निकालने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। इसका एक तरीका L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1
माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब देखिएगा भाई, आप कहोगे सर ये क्या फॉर्मूला है, किस तरीके का है। मुझे इसके बीच का मोड निकालना था। याद रखना, L का मतलब है छोटी वैल्यू ये, H का मतलब है ये सबसे बड़ी वैल्यू। याद रखना, H का मतलब है हाई डिफरेंस, H का मतलब है इसका डिफरेंस, रेंज का डिफरेंस, यानी इसके बीच का गैप। अब यहां पे F1 क्या है, जो ये है वो F1 होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे पहले वाला जो होगा वो F0 होगा और उसके बाद वाला जो है वो F2 होगा। ये वैल्यू को ध्यान में रखना। अगर कभी सीरीज में आ जाए और आपको ये दे दिया जाए, आपको 2-3 पॉइंट दे दिए जाए मोड निकालने के लिए, तो ये एक तरीका मैं सिखा रहा हूं। जैसे यहां F1 तो 11 हो गया, उससे पहले 5 है, ऊपर 5 है, याद रखना, ठीक है, ये 11 है, ये 6 है, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 5 माइनस 6। तो इस तरीके से अब आप इसे सॉल्व कर देंगे, यानी ये 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 6 बटे 22, 22 में से 5 गए, फिर 6 गए, 22, 11 गए तो 11 बचे गुणा में 5। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास 25 प्लस 65 बटे 11 हो जाएगा, यानी कि लगभग जो भी आंसर आए, नहीं 6 पंजे 30, 30 बटे 11, 30 बटे 11 हो जाएगा ना, माफ कीजिएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 27 के आसपास आंसर आएगा। ये एक तरीका है, याद रखिएगा, जब आप कुछ नया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और अच्छा, अब आप इस तरह से एवरेज निकालेंगे। सर इन सबका मुझे एवरेज निकालना है, लेकिन ये नंबर में दिया गया है। देखो, कभी भी नंबर में दिया जाए तो एवरेज निकाल सकते हैं। हमेशा हमें क्या करना होगा, जैसे ये दिया गया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये पूरा इस तरह दिया है। कभी भी एवरेज निकालना हो इसका, तो जो आपके पास नंबर दिए गए हैं, याद रखो, उन नंबरों को आप क्या करो, पहले इसका मिड पॉइंट निकालो। ये सबका मिड निकालो। यहां मिड आएगा 15, यहां आएगा 25, यहां 35, यहां 45, यहां 55। इस तरीके से मिड पॉइंट और इसकी गुणा कर दो आपस में, और वो जो वैल्यू आएगी उसको इस नंबर से भाग कर दो। ये आप ध्यान से देखना, सर यहां पर नंबर की और मिड पॉइंट की गुणा हो जाएगी। यानी कि कभी भी हमें मिड पॉइंट में क्वेश्चन दिया जाए अगर, तो मिड निकाल लेंगे और मिड वैल्यू निकाल के गुणा कर लेंगे और उसके बाद भाग करेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्टली आंसर जो है वो आ जाएगा। अगर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक का स्टैंडर्ड डेविएशन के है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 से लेकर 19 का क्या होगा। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आप बताओ मुझे। सर मीन का और वैल्यू का डिफरेंस होता है। अब 0 से लेकर 9 तक जा रहे हैं आप, और क्योंकि ये बिल्कुल बराबर नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर में आप जानते हैं कोई डिफरेंस नहीं होता। और इसी तरह ये 10 से लेकर आप 19 तक जा रहे हैं, तो ये भी नेचुरल नंबर हैं। क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस अगर के होगा, तो हमें पता है सर इसके बीच भी के होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर नेचुरल नंबर चल रहे हैं सर, तो उनके गैप हमेशा बराबर है, डिफरेंस हमेशा बराबर है। अगर माध्य 100 है और विचरण गुणांक 45% है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 45% है, तो विचरण कितना होगा, वेरिएंस कितना होगा। आपने देखो अभी बताया था मुझे कि सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का तरीका होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो भी हमारी वैल्यू आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, और डिवाइडेड बाय में x बार होता है। अब विचरण गुणांक दिया हुआ है मुझे, वो मुझे दिया जा रहा है कितना, वो आप कह रहे हैं वो 45% होगा। इसके अलावा हम मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे वेरिएंस निकालना है। देखो, इस सवाल में आपको करना क्या है, सिर्फ सीधा सीधा आपने कहा सर एक वैल्यू दी गई है, दूसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और जो आएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, नीचे 100 आ सकता है, इधर 45% का मतलब होता है 0.45, 0.45 होता है, इधर एसडी आ जाएगा। अब आपने कहा सर एसडी की वैल्यू आ जाती है 45 से गुणा करने पर, और जब आप एसडी का स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस हो जाएगा। तो 45 का स्क्वायर करोगे तो 2025 आ जाएगा, अगर स्क्वायर करोगे। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर 83 कौन सा छोड़ दिया क्या हमने। अच्छा, अब वो आंसर आप करो ना भाई। अब 11, चलो मैं कर दूं, 25 प्लस 11 दूनी 22, 8 बचे, 11 सत्ते 77, ये आएगा 27.73 आएगा भाई उसका। अब बताइए मुझे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके हो गए या नहीं। तो ये है आज की क्लास, और इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, होपफुली आपको समझ में आए होंगे।
यहां पर जो भी पूछा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट, वेरिएंस, मैंने लगभग सारा कुछ इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप इन सवालों को जरूर कर लेंगे एग्जाम से पहले, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और होपफुली आप सभी लोग इन सबको जरूर करके जाएंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, और इस चैनल को जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, बहुत कुछ नया आपके लिए लेकर आऊंगा लगातार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।